Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Asif Kamal and I am third year MBBS student at Jawaharlal Nehru Medical College AMU अलीगढ़। मैंने काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड की है। बेसिकली कुछ वजह की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। गाइस, आज का हमारा मेन टॉपिक है लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी फॉर नीट। तो आपके नीट एग्जाम में ऑलमोस्ट 1 मंथ रह गया है, तो किस तरह हम इस 1 मंथ को अच्छे से इस 1 मंथ में प्रिपरेशन करें कि ताकि हमारा बहुत अच्छा स्कोर आए। तो आज हम वही बात करने वाले हैं, एक एक करके हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमें पढ़ाई करनी है, किस तरह रिवीजन करना है, किस तरह टेस्ट देने हैं, और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली देखिए, हम इस वीडियो में दो सेक्शन में बात करेंगे। एक तो सबसे पहले हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनका ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो चुका है और उन्हें मेनली ज़रूरत है अपने स्कोर को इंक्रीज करने की और रिवीजन वगैरह करने की। और दूसरे उसमें हम बात करेंगे उन बच्चों की जिनके 300 to 400 मार्क्स आ रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे वो बच्चे जिनका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। आपको देखिए कितने 4 वीक बचे हैं आपके पास, तो आपको इस तरह से अपना डिजाइन करना है कि 3 वीक में आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर लें ऑलमोस्ट। ठीक है ना। तो आपको जो है ना हर सब्जेक्ट का अलग अलग डिजाइन करना है कि फिजिक्स को किस तरह पढ़ना है लास्ट मंथ में, केमिस्ट्री को किस तरह पढ़ना है और बायोलॉजी को किस तरह पढ़ना है। सबसे पहले तो आप देखिए वीकली डिसाइड करिए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आज एक वीक है, तो इस वीक में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आप आज डिसाइड करिए। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपका, और एक होता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो कि आप डे वाइज डिसाइड करते हैं। जैसे आज आप सोकर उठे, तो आज आपको डिसाइड करना है कि मुझे आज सोकर उठने के बाद आज पूरे दिन में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्या क्या रिवाइज करना है, कहाँ से क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है ना। तो बायो की बात करें तो देखिए, बायो में सबसे पहले आपको वो चैप्टर्स पढ़ने हैं जो इसमें ज्यादा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है ना, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, ये आपको पहले पढ़ लेने हैं। ठीक है ना, इनिशियल वीक में। और लास्ट वीक के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर्स रखने हैं, आपको रखना है जैसे कि एनिमल किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है ना, इस तरह के चैप्टर्स आपको बिल्कुल लास्ट में करने हैं, लास्ट वाले वीक में, क्योंकि देखिए इसमें ज्यादातर एग्जाम्पल्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या फिर जिसमें आपको ज्यादा रटने का होता है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। अब केमिस्ट्री में देखिए आपको 3 पोर्शन होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को आपको सबसे पहले करना है, यानी स्टार्टिंग के वीक में आपको कर लेना है फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इन दी लास्ट आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है। अब देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली आपको टीचर्स के नोट्स को ही रिवाइज करना है और उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है PYQ से। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही है, आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हो ये टीचर के नोट्स से आपको अच्छे से रिवाइज करना है और उसके बाद आपको PYQs करने हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे लास्ट में करना है, यानी लास्ट वीक में ही करिएगा आप। उसके अलावा देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका क्या है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अपने अच्छे टीचर के अगर नोट्स हो तो उसे कर लीजिए। और देखिए, मैंने बताया भी है आपको पहले कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT की जरूरत होती है। अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर पढ़ लें तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT की जरूरत होती है। उसके अलावा आपको क्या करना होता है कि NCERT के हाईलाइट्स पढ़ने हैं। अभी पूरी NCERT तो आपने पढ़ी रखी होगी, अगर इनकेस तो आपको हाईलाइट्स पढ़ने हैं। अगर नहीं पढ़ी है तो टीचर के नोट्स को ही अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आपको वही PYQ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और देखिए दूसरी चीज, जैसे कि इस टाइम आप कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ लिया वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम नया पढ़ें। उसके अलावा देखिए, आपको अभी ये चीजें ज्यादा देखनी है, जैसे ट्रेंड्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल वाले में ट्रेंड्स दिए हुए हैं, या फिर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी ट्रेंड्स वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप एक बार सारे ट्रेंड्स देख लीजिएगा। उसके अलावा और जो चीजें हैं जैसे कि रिएक्शंस हैं, NCERT की रिएक्शंस ऑर्गेनिक में वो अक्सर NCERT से ही पूछ रहा है अब तो ऑर्गेनिक्स में NCERT की रिएक्शंस देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो देखिए, फिजिक्स में आपको जो है ना वही है, टीचर के नोट्स को रिवाइज करना है और उसके बाद PYQs। और अगर आपको लग रहा हो, देखिए PYQs के अलावा तो कहीं से भी क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर आपको इनकेस लग रहा हो कि PYQs के भी क्वेश्चन
थोड़े ज्यादा हैं। तो आप क्या करिए, जैसे जो आसान आसान क्वेश्चन हो उस पर ऐसा हाथ रख दीजिए, उसके बाद जो है ना आप उसे हाथ देके दिमाग में सॉल्व करके कोशिश करिए, तो उस तरह से कर लीजिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका रिवीजन का। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है रिवीजन की लास्ट 1 मंथ की। अब उसके बाद बात करते हैं टेस्ट की। तो देखिए टेस्ट आपको वीक में 3 बार देने हैं अब लास्ट के मंथ में, ठीक है ना। हफ्ते में 3 टेस्ट दीजिए आप अल्टरनेटिव डेज पर। उसके बाद क्या करना है, जैसे टेस्ट के साथ एनालिसिस भी करिए। तो आपको जो है ना, देखिए बहुत सारे बच्चों को मेरे पास आ रहा था कि हम टेस्ट ना दें और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर लें तो हमें ज्यादा याद रहेगा, तो हम ऐसा करें तो कैसा रहेगा। तो देखिए आप टेस्ट की अलग इंपॉर्टेंस है और रिवीजन की अलग इंपॉर्टेंस है, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। देखिए रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए टेस्ट से हमें पता चलती है हमारी गलतियां, और जब तक हमें हमारी गलतियां नहीं पता चलेंगी तो हम कैसे उन्हें इंप्रूव करेंगे। जब हमें हमारी गलतियां पता चल जाती हैं उसके बाद ही तो हम उसे इंप्रूव करते हैं ना। तो जब हमें हमारी गलतियां पता चल जाएंगी तो हम उसमें इंप्रूवमेंट लाएंगे। उसके बाद तो इस वजह से टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है। आप अच्छे से टेस्ट दीजिए, उसके बाद उसका एनालिसिस करिए। अब एनालिसिस किस तरह करना है, जो भी टॉपिक आपको लग रहा है, जिस भी टॉपिक का क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसे आप अपने नोट्स में खोलिए और उस टॉपिक को पर्टिकुलर, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ वो टॉपिक। फॉर एग्जांपल आपका सरफेस टेंशन का क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप सरफेस टेंशन खोलकर वो टॉपिक पढ़ लीजिए, ठीक है ना। उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, तो ये जो है ना ज्यादा टाइम टेकन भी नहीं होगा। आपकी जो भी गलती होगी, जो भी आपका मतलब वो वीक होगा पोर्शन, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका रिवीजन। और देखिए और टेस्ट आपको हफ्ते में 3 देने हैं। और हाँ, लास्ट वाले वीक के लिए टेस्ट का क्या है, जैसे देखिए अभी शुरू के 3 वीक में तो आप जहां से भी टेस्ट दे रहे हैं वहीं से दे दिए, लेकिन लास्ट के जो वीक होगा ना उसमें आप टेस्ट दीजिएगा। जैसे कि पूरे, जैसे नीट 2018 का आपने पेपर उठा लिया, वो वाला पेपर दे दिया, नीट 2019 का उठा लिया, वो पेपर दे दिया। तो लास्ट वाले वीक में आपको 7 दिन टेस्ट देने हैं ये वाले, जैसे नीट 2020 का उठा लिया तो। और ये जो है ना ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए आपको जो है ना, आपने पीवाईक्यूज ही करे होंगे और टीचर भी थोड़ा इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाता है, तो आपने पीवाईक्यूज करे होंगे तो आपको जो है ना एक आसानी रहेगी। तो वो जो है ना आपको जल्दी जल्दी हो जाएंगे। जैसे नीट 2021 का पेपर लिया तो आप जल्दी हो जाएगा, उसका एनालिसिस भी आप करेंगे ना तो वो भी जल्दी हो जाएगा। क्यों जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी कर रखे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपको एक इससे और बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे आपने पीवाईक्यूज पूरे साल कर रखे हैं तो ये वाले जो लास्ट वीक में आप पेपर करेंगे ना, इससे आपका जो है ना स्कोर अच्छा आएगा, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, तो आप कॉन्फिडेंस रहोगे कि आपके मान लीजिए 650 670 इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि अच्छा मेरे तो इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो मैं नीट में भी काफी अच्छे स्कोर कर सकता हूँ, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए उसके बाद जो है ना आपको, क्यों मैं बता रहा हूँ कि मोटिवेट रहना है, देखिए मोटिवेटेड रहना भी बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो मतलब 1 महीने में अपना पूरा वही पलट कर ले गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरे साल बहुत मेहनत करी होती है, लेकिन एक मंथ, लास्ट के मंथ में उनका थोड़ा ऐसे ही चलता है तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मतलब लास्ट मंथ तक भी 450 500 मार्क्स आ रहे होते हैं, लेकिन लास्ट मंथ में वो इतना अच्छा कर लेते हैं कि उनके 650 इतने मार्क्स आ जाते हैं। तो देखिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपने ऐसा तो नहीं है। देखिए अगर कोई बच्चा मुझसे ये कहे मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, और मेरा सिलेक्शन अब हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि अब हो पाएगा क्योंकि 1 महीना है। लेकिन हाँ, जिसके 450 500 आ रहे हैं उनके चांसेस हैं कि उनका हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो अब हाँ उनके बारे में बात करते हैं, जो बच्चे मतलब अभी बहुत जैसे 300 इतना स्कोर आ रहा है, 250 इतना आ रहा है, और मतलब अभी उन्होंने कुछ खास नहीं पढ़ा है, तो देखिए उनके लिए मैं यही कहूंगा कि अभी ज्यादा से ज्यादा आप बायोलॉजी पढ़िए, कोशिश करिए कि बायो आप इतने अच्छे से कर लें कि आपका स्कोर जो है ना बायो में ही 330 प्लस आ जाए, ठीक है ना। और देखिए फिजिक्स इतनी ऐसे है नहीं कि 1 महीने में आपकी हो जाएगी, तो आप जो है ना इस हिसाब से प्रिपरेशन करिए कि अभी 1 महीने अच्छे से प्रिपरेशन करिए और उसके बाद नीट 2025 के लिए आप अच्छे से करिएगा, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको अच्छे से करनी है सारी, मतलब जो है ना। अब आप देखिए सिस्टमैटिक वे में चलेंगे ना तो आपका ये 1 मंथ ही आपके मार्क्स को जो है ना 100 प्लस इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना। तो आपको जो है ना उसके बाद ये सारी चीजें आपको, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है कि 1 महीने में एक भी दिन आपको
ये नहीं करना है कि किसी दिन पढ़ाई कम कर ली, ठीक है ना। मोटिवेटेड रहना है, कॉन्फिडेंस रहना है। उसके बाद जो है ना आपको बहुत ज्यादा मतलब अपनी स्लीप साइकिल भी प्रॉपर लेनी है। ऐसे नहीं है कि टुकड़ों में ले रहे हैं, जैसे आज अभी 2 घंटे सो गए फिर थोड़ी देर बाद 2 घंटों में सो गए, इस तरह नहीं। बिल्कुल आपको प्रॉपर वे में अपनी 5 घंटे नींद लीजिए। अभी 1 महीने के लिए 5 घंटे ही बहुत है। उसके अलावा देखिए, जो भी चीज आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, उसे आप क्या करिए, स्टिकी नोट्स अपने चिपका लीजिए, क्योंकि देखिए स्टिकी नोट्स से याद रहते हैं, ठीक है ना। अपनी वॉल के सामने आप पेस्ट कर लीजिए और जो भी चीजें याद नहीं रह रही हैं उसे वहां से देखते रहिए। फिजिक्स के फॉर्मूलाज भी आप वहां पर ही अपनी वॉल के सामने चिपका लीजिए, और जो भी चीज आपको याद नहीं हो रही है ना इस टाइम पे, स्टिकी नोट चिपकाइए और उसके सामने आप जो है ना मतलब लिखते रहिए जो भी आपकी चीजें, ठीक है ना। आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल द बेस्ट फॉर